जय हिंद प्यारे साथियों दिल्ली पुलिस के हर शिफ्ट का एनालिसिस की जो हमने सीरीज स्टार्ट की है, इसमें पार्ट 3 आपके लिए मैं लेके आया हूं। यहां पर इस वीडियो में स्टार्ट किया है क्वेश्चन नंबर 31 से आगे कंप्लीट 50 क्वेश्चन तक इस वीडियो में आपको कंप्लीट मिलेगा। प्यारे साथियों, उम्मीद है आपको बाकी का जो 20 क्वेश्चनों का एनालिसिस है वो आपको अच्छे से कवर हुआ होगा। दिन प्रतिदिन आपको अच्छा और क्वालिटी कंटेंट मिलता रहेगा। तो शुरुआत करते हैं ज्यादा समय खराब ना करते हुए। क्वेश्चन है हमारा 31वां, मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश का नाम क्या था? तो वो राजवंश था प्यारे साथियों, राजवंश का नाम है हर्यक वंश। राजवंश का नाम है हर्यक वंश। प्यारे साथियों, यहां पर समझना, मगध जो राजवंश है ये 16 महाजनपदों में से 16 महाजनपदों में से पदों 16 महाजनपदों में से टोटल महाजनपद हुए हैं 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद रहा है। इससे पहले जो शक्तिशाली वंश महाजनपद था वो काशी था। इससे पहले शक्तिशाली जो महाजनपद था वो काशी था। शक्तिशाली महाजनपद क्या था? काशी था। मैं आपको बता दूं प्यारे साथियों, मगध जो महाजनपद है इसमें 544 बीसी से 185 बीसी तक 544 बीसी से 185 बीसी तक राजवंशों का दौर मिलता है। मैं आपको बता दूं, यहां पर सबसे पहला वंश जो था वो बृहद्रथ। सबसे पहला वंश जो था वो बृहद्रथ था। लेकिन बृहद्रथ जिसकी राजधानी गिरिवज्र थी, लेकिन उसके बारे में कोई खास जानकारी नहीं मिलती। यहां पर जानकारी जो मिलती है वो हर्यक वंश के बारे में मिलती है। सबसे पहला वंश के तौर पर हर्यक वंश का नाम आता है। हर्यक वंश के जो संस्थापक हैं वो बिंबिसार हैं। हर्यक वंश के जो संस्थापक हैं वो बिंबिसार हैं। और हर्यक वंश की जो राजधानी है वो राजगृह। हर्यक वंश की जो राजधानी है वो राजगृह है। प्यारे साथियों, यहां पर समझना, आप HSNM ऐसे करके इन वंशों का एक क्रम याद रख सकते हैं। H से बनता है हर्यक वंश और S से बनता है शिशुनाग वंश। N से बनता है नंद वंश। M से बनता है मौर्य वंश। तो इनको आप ऐसे करके याद रख सकते हो। प्यारे साथियों, यहां पर भी समझना, जो बिंबिसार है इसका जो बड़ा पुत्र है उसका नाम दर्शक है, लेकिन इसका जो छोटा पुत्र है उसका नाम अजातशत्रु है। अजातशत्रु। प्यारे साथियों, अजातशत्रु दर्शक की भी हत्या करता है, अजातशत्रु बिंबिसार की भी हत्या करता है। और जब यह अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठता है तो इसी के कारण इस वंश को पितृ हर्यक वंश के नाम से भी जानते हैं। हर्यक वंश को पितृ हर्यक वंश के तौर पर भी जानते हैं। प्यारे साथियों, उम्मीद है आपको मगध साम्राज्य के बारे में कुछ जानकारियां अच्छी लगी होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिए गए स्मारकों में से कौन सा स्मारक कर्नाटक में स्थित है? प्यारे साथियों, पलक्कड़ किला फिलहाल वर्तमान में केरल के अंदर, पलक्कड़ किला केरल में स्थित है। बाकी के सारे तमाम किले कर्नाटक में है। बाकी के सारे तमाम किले कहां पे है? कर्नाटक के अंदर। तो पलक्कड़ किला जो है वो केरल में है। मैं अलग से एक बार एक वीडियो में टोटली सारे के सारे स्मारक करवाऊंगा मैं आपको। इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। प्यारे साथियों, सुभाष चंद्र बोस के बारे में हम कुछ जानकारी बटोर लेते हैं। 23 जनवरी 1897 को सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक के अंदर हुआ था। कटक पड़ता है प्यारे साथियों उड़ीसा में। और कटक के अंदर ही वर्तमान में राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक के अंदर है। और अंतरराष्ट्रीय जो चावल अनुसंधान केंद्र है वो मनीला में है। मनीला पड़ता है प्यारे साथियों फिलीपींस में। और फिलीपींस मनीला के अंदर ही एडीबी का हेडक्वार्टर है।
एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मनीला के अंदर ही स्थित है। प्यारे साथियों, 23 जनवरी 1897 को सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ। 23 जनवरी को ही पराक्रम दिवस मनाया जाता है। पराक्रम पराक्रम दिवस पराक्रम दिवस भी मनाया जाता है 23 जनवरी को ही। 23 जनवरी को ही पराक्रम दिवस मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस के प्यारे साथियों पिता का नाम जानकीनाथ तथा माता का नाम प्रभावती देवी था। जानकीनाथ तथा माता का नाम प्रभावती देवी था। 1839 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी और 1942 में 2 चरणों में आजाद हिंद फौज का गठन हुआ। आजाद हिंद फौज का गठन 1942 में शुरुआत की गई थी मोहन के द्वारा और 1943 में दूसरे चरण में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आजाद हिंद फौज का गठन किया गया था। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आजाद हिंद फौज का गठन किया गया था। प्यारे साथियों, ये भी ध्यान में रखना, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक जो गुरु हैं वो चित्तरंजन दास और ये भी ध्यान में रखना प्यारे साथियों, चित्तरंजन दास प्लस मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू इन दोनों ने मिलकर एक पार्टी का गठन किया था जिस पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी। पार्टी का गठन किया था स्वराज पार्टी। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर एक पार्टी का गठन किया था जिस पार्टी का नाम है स्वराज पार्टी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गैर कृषि लघु एंड सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख तक का ऋण प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा 8 अप्रैल, ये डेट याद रखना प्यारे साथियों, 8 अप्रैल 2015 को आरंभ की गई योजना की पहचान कीजिए। प्यारे साथियों, इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। मुद्रा की फुल फॉर्म आपसे कई बार पूछी जाती है, तो इसकी फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। प्यारे साथियों, स्पेलिंग की तरफ मत जाना, जीके का मास्टर इंग्लिश का मास्टर नहीं है, तो स्पेलिंग ऊपर नीचे होती रहेगी, आप केवल कंटेंट देखना, कंटेंट कितना वैल्यूएबल है। तो माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। प्यारे साथियों, मुद्रा योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को आरंभ किया गया था। प्रधानमंत्री ने इस योजना का आरंभ लघु व सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए किया था। इस योजना के माध्यम से बिना किसी जमानत के उद्यमियों को 10 लाख तक का लोन प्रोवाइड कराना था। इसका यही प्रमुख उद्देश्य था कि ताकि उद्यमियों को बढ़ावा दिया जा सके। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो वो क्षेत्र है शिलांग। प्यारे साथियों, शिलांग तो वैसे बड़े क्षेत्र का नाम रख दिया, यहाँ पर सबसे ज्यादा वर्षा होने वाला जो क्षेत्र है वो मासिन राम है और सेकंड नंबर पर चेरापूंजी दोनों के दोनों व शिलांग तीनों के तीनों इलाके मेघालय के इलाके सर्वाधिक वर्षा। प्यारे साथियों, यहाँ पर अगर बात सर्वाधिक वर्षा की है तो सर्वाधिक जो वर्षा है वो दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होती है। भारत में 90% वर्षा इसके द्वारा होती है। इसके द्वारा भारत के अंदर सबसे पहले वर्षा जून के प्रथम सप्ताह में वर्षा शुरू होती है, जून के प्रथम सप्ताह में। और ये वर्षा केरल के सबसे पहले वर्षा केरल के तट पर होती है। केरल के तट का नाम मालाबार तट है और इसी तट पर लेटराइट मृदा पाई जाती है। इसी तट पर या फिर मैं बोलूं इसी मृदा में सबसे अधिक मसालों की खेती होती है। सबसे अधिक किसकी खेती होती है? तो सबसे अधिक खेती होती है मसालों की खेती। और मालाबार तट पर ही 1498 में पुर्तगाली जिसका नाम है वास्को डी गामा
यहाँ भारत पहुंचा था, सबसे पहले मालाबार तट पर ही पहुंचा था और सबसे पहले मिला था राजा जैमोरिन को, राजा जैमोरिन को। प्यारे साथियों, सबसे अधिक वर्षा तो शिलांग या मासिनराम या चेरापूंजी में होती है, सबसे कम वर्षा लेह लद्दाख में होती है, लेह लद्दाख, सबसे कम वर्षा होती है लेह लद्दाख में। उम्मीद है प्यारे साथियों आपको इस क्वेश्चन की डिटेल समझ में आई होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान आयु के बच्चों को, खालिस्तान आयु वर्ग के बच्चों को शैक्षिक अवसर प्रदान करना माता पिता का मौलिक कर्तव्य है, माता पिता का मौलिक कर्तव्य है। यहां पर समझना प्यारे साथियों, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना माता पिता का प्राथमिक कर्तव्य माना गया है यहाँ पे। तो समझना छोटे प्यारे साथियों, मैंने आपको बताया था कि मूल संविधान में पहली बात तो ये, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। मूल संविधान कौन सा संविधान है? वो संविधान जो 26 नवंबर 1949 के दिन बनकर तैयार हुआ था, 26 नवंबर 1949 के दिन बनकर तैयार हुआ था। ऐसे संविधान को मूल संविधान कहा जाता है। मूल संविधान में ये नहीं थे, इसका मतलब बाद में जोड़े गए हैं। तो बाद में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में इनको जोड़ा गया था। साथियों एक बात समझना, कई बार पूछा जाता है कि 44वां कब हुआ था? तो 1978 में। और पूछा जाता है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 42वां हुआ था 1976 में। आप याद रखना, 4 और 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6, 4 और 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8। इससे आपको याद रह जाएगा कि 44वां संविधान संशोधन तो 78 में और 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इनको भारतीय संविधान में जोड़ा गया था और भारतीय संविधान में इस संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। प्यारे साथियों, 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। 86वां संविधान संशोधन प्यारे साथियों एक आयोग बना था। इसके बारे में मैं आपको बता दूं प्यारे साथियों, अटल जी की सरकार में सन 2000 में एक संविधान समीक्षा आयोग बना था। उसी संविधान समीक्षा आयोग ने की अध्यक्षता की थी एम.एन. वेंकटचलैया ने। एम.एन. वेंकटचलैया की अध्यक्षता में एक संविधान समीक्षा आयोग बना था। इसने अपनी रिपोर्ट सन 2002 में दी थी और इसी रिपोर्ट के आधार पर 86वां संविधान संशोधन किया गया था। 86वां संविधान संशोधन किया गया था, जिसके तहत 6 से 14 साल के बच्चों के लिए सभी माता 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, जिसमें लिखा हुआ था कि सभी माता पिता व अभिभावकों का यह कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा उपलब्ध कराएंगे। प्यारे साथियों, इसी कर्तव्य के तहत राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 बनाया गया, जिसको लागू किया गया था 2010 में। और इसी 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था, अनुच्छेद 21A, जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मौलिक अधिकारों में प्रावधान किया गया था। उम्मीद है प्यारे साथियों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मैं आपको बता दूं, मौलिक कर्तव्यों का जो ये प्रावधान है ये हमने रूस से कॉपी किया है, रूस के संविधान से इनको कॉपी किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री कौन था? प्रधानमंत्री कौन था जब नई आर्थिक नीति के भाग के रूप में वैश्वीकरण नीति प्रस्तुत की गई थी? पहले साथियों आंसर आपको दिखता होगा पी.वी. नरसिम्हा राव। और पी.वी. नरसिम्हा राव ये बात 1991 की है, जिस समय वित्त मंत्री जो थे वो हमारे मनमोहन सिंह वित्त मंत्री जो थे वो मनमोहन सिंह थे। 1991 में पी.वी. नरसिम्हा राव ने जो हमारी ये आर्थिक ढांचा जो डगमगा गया था, जिसको कंट्रोल किया गया था, तो मनमोहन सिंह के द्वारा कंट्रोल किया गया था। इन्हें भारतीय अर्थव्यवस्था का अग्रदूत भी कहा जाता है, प्यारे साथियों यहाँ पर क्वेश्चन है
आर्थिक नीतियों को, एक तो मैं आपको बता दूं, पांचवी जो आर्थिक, अभी तक पांच आर्थिक नीतियां बनाई गई हैं। पांचवी आर्थिक नीति के बाद कोई भी नई आर्थिक नीति नहीं बनाई गई, और पांचवी आर्थिक नीति को ही नवीनतम या नई आर्थिक नीति का नाम दिया गया था। पांचवी आर्थिक नीति में ही तीन, और प्राइवेटाइजेशन और वैश्वीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण, और एक और वैश्वीकरण, निजीकरण, और तीन नीति अपनाई गई थी। वैश्वीकरण, निजीकरण, इनको अपनाया गया था नवीनतम नीति के द्वारा। प्यारे साथियों, यहां पर समझना, मैं कंप्लीट जानकारी आपको यहां पर अवेलेबल कराता हूं नई आर्थिक औद्योगिक नीतियों के बारे में। तो समझना, औद्योगिक नीतियां 1948 में पहली औद्योगिक नीति आई थी। इस औद्योगिक नीति जो 1948 में आई, इसके तहत मिश्रित अर्थव्यवस्था की शुरुआत की गई थी। दूसरी औद्योगिक नीतियां, प्यारे साथियों, औद्योगिक नीतियों की क्लास नहीं है वैसे, मैं आपको बता दूं तो मैं कुछ जानकारियां आपके लिए लेके आया हूं। 1956 में दूसरी औद्योगिक नीति आई, जिसमें इसका मुख्य उद्देश्य समाजवादी ढांचे का विकास करना था। तीसरी औद्योगिक नीति 1977 में आई, जनता सरकार की नीति थी। इसमें लघु और ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा दिया गया था। चौथी औद्योगिक नीति इंदिरा गांधी की नीति थी, इंदिरा गांधी सरकार में आई थी। इसमें आधुनिक तकनीकी और उत्पादन की वृद्धि का बढ़ावा दिया गया था। और पांचवी औद्योगिक नीति 1991 में आई थी, जिसे नई औद्योगिक नीति के नाम से जाना गया। इसमें उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, इनका उल्लेख किया गया था। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, इनका उल्लेख किया गया था। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का उल्लेख किया गया था। क्लियर है प्यारे साथियों? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अगला क्वेश्चन था, IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी, यहाँ पे 2023 का क्वेश्चन आया था, क्योंकि दिल्ली पुलिस का एग्जाम उस समय 2023 के नवंबर और दिसंबर में था। प्यारे साथियों, यहाँ पे तो आपको आंसर दिख रहा होगा कि ये मेजबानी भारत ने की थी। मैं कुछ और भी मेजबानियां जिनकी अध्यक्षता भारत ने की है, उनके बारे में आपको बताता हूं। और भी मेजबानियां जिनकी अध्यक्षता किसने की है? भारत ने। तो समझना, यहाँ पे नाटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पे हुआ था? तो यह हुआ था हेग, नीदरलैंड में। हेग, नीदरलैंड में। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन के नाम से इसको जानते हैं आप। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। इसके महासचिव मार्क रूटे हैं। इसके अंदर 32 सदस्य देश हैं। नए सदस्य देश स्वीडन 2024 में और फिनलैंड 2023 में इसके अंदर शामिल हुआ था। नाटो शिखर सम्मेलन 2026 तुर्की के अंकारा शहर में आयोजित किया जाएगा। अगले संगठन के बारे में समझना, शंघाई सहयोग संगठन का 25वां राष्ट्राध्यक्ष शिखर सम्मेलन कहां पे हुआ था? तो तियानजिन, चीन के अंदर इसका आयोजन हुआ था। 25वां शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन 2025 में इसका स्थान तियानजिन पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के अंदर हुआ था। डेट थी 31 अगस्त से लेकर 1 सितंबर 2025 तक। भारत की तरफ से कौन शामिल हुआ था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए थे। और शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2025 की जो थीम और जो फोकस था, वो शंघाई भावना को बनाए रखना था। इसका गतिमान जो था वो होल्डिंग द शंघाई स्पिरिट, इसका ये थीम हुआ करती थी, शंघाई सहयोग SCO ऑन द मूव। यहाँ पे समझना प्यारे साथियों, अगली लाइन में, शंघाई सहयोग संगठन का 2026 का शिखर सम्मेलन कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में हुआ है। प्यारे साथियों, होगा। अभी तक ये आयोजन हुआ नहीं है, और 2025 में बहुत सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि शंघाई सहयोग संगठन का 2026 में सम्मेलन किस शहर में होने वाला है? और यह सम्मेलन होने वाला है कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना के अंदर। अगले संगठन की तरफ चलते हैं। अगला संगठन है ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 कहां पर होगा? तो यह होगा विशाखापट्टनम में। ई गवर्नेंस 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का विशाखापट्टनम के अंदर।
ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन 22 और 23 सितंबर को विशाखापट्टनम शहर में आयोजित किया जाएगा। इसका आयोजन प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। इसका विषय जो है विकसित भारत है और सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन इसका मुख्य विषय के रूप में हम इसको जानते हैं। अगला संगठन देखना प्यारे साथियों, अक्टूबर 2025 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला कहां पर आयोजित 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का यहाँ पे सम्मेलन हुआ है? तो ब्रिज टाउन बारबाडोस के अंदर इसका सम्मेलन हुआ है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला 68वें राष्ट्रमंडलीय संसदीय सम्मेलन में भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। यह सम्मेलन 5 से 12 अक्टूबर 2025 तक ब्रिज टाउन बारबाडोस में आयोजित होगा, बारबाडोस देश में। यह सम्मेलन एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय मंच है। यहाँ राष्ट्रमंडल के देशों के सांसद और विधायक विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सम्मेलन की थीम है राष्ट्रमंडल एक वैश्विक साझेदार, ये इसकी थीम है प्यारे साथियों। अगला देखते हैं हम, वर्ष 2025 में आसियान भारत और युवा शिखर सम्मेलन का 5वां संस्करण कहां पे हुआ है? तो यह हुआ है अपने गोवा के अंदर। यहाँ पे समझना, केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा में गोवा में आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। आसियान और भारत युवा शिखर सम्मेलन के 5वें संस्करण का मुख्य उद्देश्य भारत और आसियान देशों के युवाओं के बीच सहयोग और समझ को बढ़ावा देना है। सम्मेलन का विषय है युवाओं को जोड़ना, हमारे भविष्य को आकार देना। आसियान सदस्य देश, आसियान में टोटल 10 सदस्य देश हैं और 11वां सदस्य भी बना है प्यारे साथियों। 11वां सदस्य बना है पूर्वी तिमोर इसका 11वां सदस्य बना है, जिसकी राजधानी दिल्ली है। इसकी राजधानी क्या है? दिल्ली। इसकी राजधानी दिल्ली है प्यारे साथियों। आसियान सदस्य 10वां ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, ये सारे के सारे इसके सदस्य हैं प्यारे साथियों। अगले उसकी तरफ चलते हैं। जुलाई 2025 में आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन के पक्षकारों का 15वां सम्मेलन कहां पर हुआ है? तो यह हुआ है विक्टोरिया फॉल्स में, जिम्बाब्वे के अंदर। यहाँ पे समझना, आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन के पक्षकारों का 15वां सम्मेलन 23 और 31 जुलाई 2025 तक विक्टोरिया फॉल्स, जिम्बाब्वे में आयोजित किया गया है। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवहन मंत्री भूपेंद्र यादव ने की 15वीं बैठक में भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व किया था। अगले उसकी तरफ चलते हैं प्यारे साथियों। छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025, यहां पर इसकी अध्यक्षता करी है बैंकॉक ने। छठवें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन 2 से 4 अप्रैल बैंकॉक, जो थाईलैंड की राजधानी है, में हुआ है। बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड शामिल है। प्यारे साथियों, इसकी अध्यक्षता करी है थाईलैंड ने। भारत की तरफ से शामिल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे और इसकी थीम थी बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला। बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला। अगले उसमें देखते हैं प्यारे साथियों, एक है विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन। प्यारे साथियों, यहां से एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आता है, इसलिए मैंने तकरीबन जितने सम्मेलन अभी तक 2025 में हुए हैं कोशिश की है ज्यादा से ज्यादा इनको अपने यहाँ पर अपनी क्लास में शामिल करने की। विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन 2025 ये नई दिल्ली के अंदर हुआ है। अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की 81वीं वार्षिक आम बैठक और विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन का आयोजन 1 से 3 जून 2025 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में किया गया है। इसकी अध्यक्षता करी थी नरेंद्र मोदी ने। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वीं अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का स्तर नेतृत्व किया है। ये कहां पे है? तो विशाखापट्टनम के अंदर 21 जून को है प्यारे साथियों। आप सबको पता है कि योग दिवस होता है, योग जो दिवस होता है वो 21 जून को होता है। 21 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित आरके बीच पर 11वें अंतरराष्ट्रीय
योग दिवस समारोह का नेतृत्व किया है। इसकी थीम थी एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। अगला देखते हैं, अभी कंप्लीट हो गए हैं प्यारे साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्यारे साथियों, मैं आपको कोशिश करता हूं, मेरा यहाँ पे ना तो व्यू को बढ़ाना उद्देश्य है ना कुछ और, बस इतनी ही कोशिश है। पहली बार हमने यूट्यूब पर क्लासें अवेलेबल कराई है, तो कोशिश रहती है कि बाकी यूट्यूबर से ज्यादा मेहनत कितनी भी लगे, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट अवेलेबल कराने की। पूरे यूट्यूब जगत में आपको इससे ज्यादा वैल्यूएबल कंटेंट कहीं पर भी नहीं मिलेगा, कहीं पर भी नहीं मिलेगा, कहीं पर भी नहीं मिलेगा। मैं आपको डायरेक्ट एक क्वेश्चन के माध्यम से सारे के सारे टॉपिक कवर कराने की कोशिश कर रहा हूं। उम्मीद है प्यारे साथियों आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आ रही होगी। अगर आपको वीडियो ज्यादा पसंद आए तो प्यारे साथियों लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपको लगे कि आपको इससे क्लासों की, इस वीडियो की ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, जरूरत पड़े तो, बाकी बेशक से मत करना। भरतनाट्यम की उत्पत्ति निम्न में से कहां से हुए हैं, तो तमिलनाडु से। पिछली ही क्लास में मैंने आपको कंप्लीट भरतनाट्यम के बारे में बताया था। मैं वैसे ही वर्बली बता देता हूं आपको भरतनाट्यम के बारे में। भरतनाट्यम प्यारे साथियों क्लासिकल डांस में सबसे पुराना क्लासिकल डांस है। भरतनाट्यम भरतनाट्यम 2000 वर्ष पुराना है। 8 क्लासिकल डांस है। इनकी जानकारी भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से मिलती है, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से मिलती है। भरतनाट्यम सबसे पहला शास्त्रीय नृत्य है जो तमिलनाडु में स्थित है। जो कहां पर स्थित है, तमिलनाडु में। भरतनाट्यम के प्यारे साथी मैं आपको बता दूं, आरंभ होता है अलारिपू से। इसकी मुद्रा का नाम है अलारिपू, जिससे इसका आरंभ होता है, और इसका अंत होता है तिलाना नामक हस्त मुद्रा से। तिलाना नामक एक मुद्रा है जिसके द्वारा इस नृत्य का अंत होता है। यहाँ पर एक वर्ड है एक हार्य वर्ड, वो भरतनाट्यम से रिलेटेड है। एक हार्य वर्ड ऐसे नर्तक को कहते हैं, या एक हार्य वर्ड का अर्थ होता है जब एक ही व्यक्ति नृत्य भी करे और नृत्य में गाए जाने वाले पाठ का अनुसरण भी करे। ऐसे व्यक्ति को, या ऐसे इसके लिए एक वर्ड बना है जिसे हम कहते हैं एक हार्य वर्ड। प्यारे साथियों उम्मीद है आपको इसके बारे में डिटेल मिल गई होगी। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय जलमार्ग 10 किस राज्य में स्थित है, तो ये है महाराष्ट्र के अंदर। प्यारे साथियों इससे आगे की जानकारियां कंप्लीट सब कुछ मैं अगली वीडियो में आपके लिए प्रोवाइड कराऊंगा। प्यारे साथियों वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाती है, सारे के सारे यहाँ पर पीडीएफ भी सेव नहीं हो पाई क्योंकि लंबी क्लास हो जाती है। प्यारे साथियों अगली क्लास में हम फिर मिलते हैं इसके पार्ट 4 के अंदर। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको जरूरत लगे कि अच्छा कंटेंट हमारे लिए अवेलेबल करा रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।